हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच मान से रिलेटेड कुछ खास एनसीईआरटी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करेंगे पहले आप पीएच मान के बारे में पीछे अच्छे से पढ़ के आए होंगे। पीएच पैमाना भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग किसी भी पदार्थ की पीएच वैल्यू को मापते हैं, है ना। इसमें आपको हमने बताया था कि यदि आपके विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा, और 7 से जितना ज्यादा अधिक होगा वो उतना ज्यादा क्षारीय होगा, और 7 पर उदासीन होगा। ठीक है, तो उन्हीं बातों का उपयोग करते हुए हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि आपके पास दो विलयन दिए गए हैं ए व बी। विलयन ए का पीएच मान कह रहा है 6 है एवं विलयन बी का पीएच मान कह रहा है 8 है। अब उसने देखिए बता दिया है ए का पीएच मान 6 है और बी का 8 है। अब इससे आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि पीएच मान जिसका 6 है, अभी हमने आपको बताया 7 से कम तो अम्लीय, तो 6 वाला अम्लीय होगा, और 7 से अधिक 8 यानी क्षारीय, तो वो क्षारीय होगा, है ना। तो यहाँ से ये बात तो दिमाग में हमारे आ गई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। क्या किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और इनमें से कौन सा अम्लीय है व क्षारीय है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता H+ उसी में अधिक होता है जो ज्यादा अम्लीय होगा। अम्लीय वाले में हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक होती है ना। मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा कि कौन सा आपका आंसर सही होगा। 6 वाला बिल्कुल सही आप सोचे थे। 6 वाला हमारा क्या होगा, आंसर एकदम राइट होगा, वो अम्लीय होगा और उसी में हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक होगी, क्योंकि पीएच मान कम होने पर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। ओके, या हम कह सकते हैं पीएच मान कम होने पर विलयन और अधिक अम्लीय हो जाता है, और जब अम्लीय होगा तो सीधी सी बात है अम्लीय तभी होगा जब H आयन बढ़ेंगे। ठीक है ना। अतः आप कह सकते हैं कि जिसका पीएच मान कम होगा उसका अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन सांद्रता भी उसकी अधिक होगी। ठीक है, इस तरह से 6 वाला अम्लीय और 8 वाला क्षारीय हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास आंसर लिखा हुआ है पीएच मान कम होने पर विलयन की अम्लीयता बढ़ जाती है तथा अम्लीयता बढ़ने पर हाइड्रोजन आयन का सांद्रण भी बढ़ जाता है। अतः पीएच 6 होने से विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, और फिर कह रहा है अतः विलयन ए अम्लीय और विलयन बी क्षारीय होगा। उम्मीद करेंगे बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा कोई किसान है, वो खेत की मृदा में जो मिट्टी होती है खेत की, कह रहा ऐसी कौन सी परिस्थिति आ जाए कि वो बिना बुझे चूने का उपयोग करना पड़े उसको खेत की मृदा में, या चूने का उपयोग करना पड़े या चौक का उपयोग करना पड़े। ठीक है ना, ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी। तो देखिए चूना, बुझा हुआ चूना या चौक जो भी है, ये सारे तरह से क्षार के ही एग्जाम्पल है ना, क्षारीय गुण दिखाते हैं। और हम लोग क्षार किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, जो अम्लीय प्रकृति दिखाने लगे, यानी कि मिट्टी अगर एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, तो उस मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए, ताकि पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो कर सकें, इसलिए उस मिट्टी की अम्लीयता को हटाने के लिए हमें उसमें क्षार डालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अम्ल की अम्लीय प्रकृति क्षार नष्ट करती है। क्षार और अम्ल एक दूसरे को क्या करते हैं, उनकी प्रकृति को नष्ट करके उदासीन कर देते हैं। ठीक है ना, अतः अगर मिट्टी अम्लीय होगी तो वो इन पदार्थों का उपयोग करेगा जो कि क्षार की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यदि कोई किसान यह पाता है कि उसके खेत की मृदा अम्लीय हो चुकी है तो वह उसे उदासीन करने के लिए ना, हाँ, उदासीन करने के लिए क्षारक का प्रयोग करेगा, क्योंकि क्षारक मृदा की अम्लीयता को खत्म कर देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है NaOH का 10 ml, देखिए क्षार है NaOH, समझ में ही आ रहा होगा आपको, पीछे पढ़ के आए अपने अच्छे से। कह रहा 10 ml विलयन लिया गया, इसके 10 ml को उदासीन करने के लिए HCl के 8 ml को मिलाया जाता है। ठीक है ना, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। 10 ml NaOH में अगर हम 8 ml HCl मिला देते हैं तो वजह से क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब कह रहा है यदि हम NaOH के उसी विलयन का, वही वाला जो 10 ml था, उसी को हम 20 ml ले लें, तो बताइए HCl के उसी विलयन के कितने ml की आवश्यकता होगी। तो सीधा क्वेश्चन है बच्चों वाला, है ना भैया। 10 के लिए 8 चाहिए था तो 20 के लिए 8 का 16 दुगना हो जाएगा भैया। इसको देखिए 10 से 20 कर दिया, दुगना कर दिया, तो ये भी 8 या कितना कर देंगे, 8 से 16, तो 16 ml। ठीक है ना, ये तो सिंपल सा आंसर था हमारे पास में। अगला कह रहा है 5 विलयन ABCD व E दिए गए आपको। ओके, हम यहाँ कहीं शो कर ले रहे हैं अपना, ये ABCDE दिए गए हैं। कह रहा है कि सार्वत्रिक सूचक से जांच किया गया तो पता चला कि इनके पीएच जो है क्रमशः 4, 1, 7, 11, 9 है।
क्या है इनके, पीएच 4, 1, 7, 11, 9। ओके ठीक है। कह रहा है तो बताइए कौन सा विलयन जो है वो, ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा उदासीन होगा, बी नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा प्रबल क्षारी होगा, सी नंबर कह रहा है कौन सा प्रबल अम्लीय होगा, डी नंबर कह रहा है कौन सा दुर्बल अम्लीय होगा, और ई नंबर कह रहा है कौन सा दुर्बल क्षारी होगा। चलिए इनके आंसर्स निकालते हैं, बहुत इजी है। आपको पता है 7 से नीचे वाले अम्लीय होंगे, तो 7 से नीचे तो ये दोनों हैं, इसका मतलब 4 और 1 यानी ए और बी वाले जो हैं दोनों क्या होंगे, अम्लीय। और 7 से ऊपर वाले 11 और 9 हैं, दोनों कैसे होंगे, क्षारीय। ठीक है, और 7 वाला उदासीन। मेरे ख्याल से एक आंसर तुमको मिल गया कि सी वाला जो है वो क्या होगा, उदासीन, मतलब कि पीएच मान 7 वाला उदासीन होगा। तो देखिए एक तो आंसर हमारे सामने लिखा हुआ कि उदासीन कौन सा होगा, 7 वाला, यानी कि सी वाला सही है हमारा। ठीक है, फिर अब कह रहा कौन सा दुर्बल अम्लीय है, तो हम जानते हैं दुर्बल अम्लीय नहीं, क्या पूछा गया है, प्रबल क्षारीय। बी वाले पूछा प्रबल क्षारीय कौन सा, तो हमें पता है क्षार तो वो है, और हम जानते हैं क्षार की प्रबलता कब बढ़ती है, जितना ज्यादा पीएच मान उतना ज्यादा वो क्षारीय है। तो सबसे ज्यादा पीएच मान किसका है, 11 की 9 का, 11 ज्यादा है ना, तो 11 वाला प्रबल क्षारीय, 9 वाला दुर्बल क्षारीय। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कि बी वाले पे प्रबल क्षारीय कौन सा है, तो 11 वाला यानी कि डी। ठीक है, 11 वाला यानी कि डी, तो बी वाले का आंसर क्या है, प्रबल क्षारीय कौन सा होगा, 11 वाला यानी कि डी। ठीक है, फिर कह रहा बताइए प्रबल अम्लीय कौन सा होगा, तो प्रबल अम्लीय के लिए आपको क्या बताया हमने, जितना ज्यादा पीएच मान कम होगा उतना ज्यादा वो अम्लीय होगा। तो पीएच मान तो भैया दोनों के इनके कम है, लेकिन सबसे ज्यादा कम किसका, इसका बी वाले का, यानी कि 1। तो प्रबल अम्लीय का आंसर हमारा कौन सा होगा, 1 वाला है ना, यानी कि बी। तो सी वाले का हमारा आंसर है प्रबल अम्लीय का 1 यानी कि बी। ठीक है, फिर कह रहा है ये बताइए दुर्बल अम्लीय कौन सा है, सीधी सी बात है, ये प्रबल अम्लीय है, ये कौन सा होगा, दुर्बल अम्लीय, यानी कि चौथा ए। दुर्बल अम्लीय हमारा चौथा यानी कि ए। ठीक है, फिर ई वाला क्या पूछा इसने, दुर्बल क्षारीय कौन सा है, तो अभी ये प्रबल क्षारीय था, ये कौन सा होगा, दुर्बल क्षारीय 9 नंबर। ठीक है ना, तो 9 पीएच वाला क्या होगा, दुर्बल क्षारीय यानी कि ई। उम्मीद करेंगे ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ठीक है ना, अगर पीएच के बारे में आपने अच्छे से पढ़ के रखा है। देखिए इसी में क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है, कह रहा इन पीएच मानों को हाइड्रोजन आयन सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम में। अब हाइड्रोजन आयन सांद्रता कब बढ़ेगी, जितना आप नीचे आएंगे, जितना पीएच मान गिरेगा। ठीक है, जितना पीएच मान कम होगा उतना ही हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ेगी। तो हमें बढ़ता क्रम चाहिए, तो सबसे कम किसका होगा, क्षार वाले का सबसे कम होगा, है ना। तो क्षार की तरफ से हम लोग आएंगे, यानी बड़े पीएच मान की तरफ से आएंगे छोटे पीएच मान की ओर, तब क्या होगा, अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, बड़े से छोटे पे आना है। तो बड़ा कौन सा सबसे बड़ा है, ये वाला है, तो ऑप्शन पहले होगा हमारा डी, फिर ई, है ना। सबसे वाला कौन सा, सबसे कम सांद्रता इसकी होगी, तो डी की सबसे कम सांद्रता, मतलब डी की तरफ हम क्या करेंगे, ये देखिए ऐसा सिंबल बनाएंगे ना, सबसे कम सांद्रता इसी की होगी। हाइड्रोजन आयन के मामले में आयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का बढ़ता क्रम अगर हम देख रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा क्षारीय है उसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा, 11 वाला, फिर 9 वाला ना, तो सी ई, और फिर इसके बाद 7 वाला, फिर 4 वाला, फिर सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा, बी यानी कि 1 पीएच वाला। ओके, उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे पास अभी और भी 2-4 क्वेश्चन है, उनको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो ये हमारे सामने बचे हुए कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, जल्दी से इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रश्न है कि परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। आपके पास 2 परख नलियां हैं, ए और बी, और हमने मान लीजिए 7 सेंटीमीटर की एक मैग्नीशियम की पट्टी ली है, दूसरी भी 7 सेंटीमीटर की ली, और हमने दोनों परख नली ए और बी दोनों उसको डिप कर दिया, रख दिया, डाल दिया। ठीक है, फिर कह रहा है परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए यानी HCl, और परख नली बी में एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH को ले लीजिए। जो ए और बी हमने लेकर रखा था, जिसमें हमने मैग्नीशियम की पट्टी डुबोई हुई थी, ए वाले में हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी वाले में हमें एसिटिक अम्ल ले लेना है। फिर कह रहा है परख नली में अम्लों की मात्रा एवं सांद्रता समान होनी चाहिए, मतलब दोनों ही अम्ल जो हैं, अगर हम एक का 5 ml ले रहे हैं तो दूसरे का भी 5 ml ही लेना है। ठीक है ना, एक जितना पतला है दूसरा भी उतना पतला ही रखना है। ठीक है, तो अम्लों की मात्रा और सांद्रता दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। फिर पूछ रहा है बताइए कि किस परख नली में अधिक बुदबुदाहट होगी। अब आप जानते हैं, आपने मैग्नीशियम की पट्टी लेकर रखा है ए और बी में, और अम्ल डाल दिया उसमें, तो अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, और जब भी कभी कोई गैस उत्पन्न होती है तो बुदबुदाहट होती है। तो पूछ रहा है इन दोनों परख नलियों में से किसमें तेजी से बुदबुदाहट उत्पन्न होगी, मतलब किसमें जल्दी हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसका आंसर आपके पास है मेरे ख्याल से, आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक अम्ल में से कौन प्रबल अम्ल होता है,
HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल है। तो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली जो प्रणाली होगी वो उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जल्दी जल्दी H आयन में विघटित होगा, टूटेगा, और जितनी जल्दी H आयन टूटेगा उतनी जल्दी वो मैग्नीशियम से क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। इसका मतलब HCl वाला जो हमारा प्रणाली A है उसमें क्या होगी, अधिक तेजी से बुदबुदाहट उत्पन्न होगी, क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है और प्रबल अम्ल जल्दी जल्दी अपने आयनों में टूट जाता है, और जब अम्ल जितनी जल्दी आयनों में टूटेगा उतनी जल्दी अपनी अम्लीय प्रकृति दिखाएगा, है ना। तो जब अम्लीय प्रकृति दिखाएगा तभी तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगी, है ना, बिल्कुल। तो क्या कह रहा है, प्रणाली ए में अधिक बुदबुदाहट होती है क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है जो तेजी से आयनों में विघटित हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, मतलब हल्का सा अम्लीय होगा। दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, सिंपल सी बात है, अभी आपने अभी बताया ताजे दूध का पीएच मान 6 है, मतलब कि हल्का अम्लीय है, और दही बन जाने पर वो तो और खट्टा हो जाता है ना, खट्टा हो गया, यानी कि पीएच मान में क्या हो गया, कमी, क्योंकि नीचे पीएच मान गिरेगा तभी तो और अधिक अम्लीय होगा, और जब और अधिक अम्लीय होगा तो वो क्या होगा, और अधिक खट्टा हो जाएगा। अच्छा, ये होता क्यों है, देखिए दूध में होती है लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज, जब पीएच मान गिरता है तो ये जो लैक्टोज है, यानी कि कह सकते हैं जब दही बनता है दूध से तो जो लैक्टोज है ये किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में। अब देखिए लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में बदल गया, एसिडिक नेचर आ गया ना, इस वजह से पीएच मान क्या होता है, गिर जाएगा। जब पीएच मान गिरेगा तो क्या होगा, वो और अधिक अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है दही जम जाने पर दूध का लैक्टोज जो है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, अतः खट्टापन बढ़ जाने के कारण पीएच मान घट जाएगा, ठीक है। कह रहा एक ग्वाला ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिला रहा है, मिलावट करते हुए पकड़ा जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ताजा दूध है उसमें बेकिंग सोडा डाल रहा है। प्रश्न नंबर ए आपसे बोला गया है, कह रहा बेकिंग सोडा ताजे दूध के पीएच मान 6 को बदलकर थोड़ा सा क्षारीय क्यों कर देता है। वो जो ग्वाला है उसको पता है कि वो जो डाल रहा है वो क्षार है, और दूध का पीएच मान 6 होता है ताजे, तो अगर वो क्षार को डालेगा तो दूध कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा थोड़ा सा, उसको पता है, ये केमिस्ट्री पढ़ के आया है, वो साइंटिस्ट है, बट वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड बात कह रहा है, कह रहा इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। अब यही दूध जो हम लिए हैं, तो 2 बेकिंग सोडा डाल के लाया है, अगर इसको हम दही में कन्वर्ट करेंगे तो कह रहा बहुत अधिक समय क्यों लगता है। अब इसका सीधा सा कारण है, जरा समझिए, दूध का पीएच मान कितना है, 6। अगर दूध का पीएच मान 6 है और दूध को अगर फटना है तो फटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूध को फाड़ने के लिए नींबू डालते हैं, मतलब उसका हम लोग एसिडिक गुण बढ़ा देते हैं फाड़ने के लिए, है ना दूध को। तो अगर पीएच मान 6 है और अगर दूध को फटना होगा तो पीएच मान 6 वो पहले से थोड़ा अम्लीय है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा उसकी लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने में। लेकिन अगर ग्वाला उसमें क्षार डाल देगा, उसको क्षारीय बना देगा, 6 से ऊपर पीएच मान कर देगा उसका, तो पहले क्या होगा, अगर मान लीजिए पीएच मान 8 हो गया तो पहले उस दूध को अपना पीएच मान 6 करना होगा, और फिर जब 6 से नीचे आएगा तब फटेगा। इसका मतलब क्षारीय हो जाने की वजह से अब जो वो आसानी से दूध फट सकता था अब जल्दी नहीं फटेगा, ठीक है ना। अब दूध की एज या उम्र जो है थोड़ी सी क्या होगी, बढ़ गई है, क्या मिलाने से, क्षार मिलाने से, ओके। और पूछ रहा है कि दूध ये जो है दही बनने में समय क्यों लगता है। अरे सीधी सी बात है, दही बनने के लिए अम्लीय परिस्थिति चाहिए, और अम्लीय परिस्थिति के लिए पीएच मान कम होना चाहिए, और उसने तो क्षार मिला के पीएच मान क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। जब पीएच मान बढ़ गया है तो सीधी सी बात है अब उसको दही बनने में भी क्या होगा, और अधिक समय लगेगा, क्योंकि उसको पहले अपनी अम्लीय प्रकृति में आना पड़ेगा धीमे धीमे करके। जब अम्लीय नेचर में आएगा उसके बाद ही तो दही बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ हमारे पास, पहला ए आंसर, बेकिंग सोडा की प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है, अतः दूध कुछ क्षारीय हो जाता है जिसकी वजह से काफी समय तक दूध नहीं फटता है। फिर कह रहा है दूध से, नंबर बी वाला क्या है, दूध से दही बनने के लिए अम्लीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, परंतु लैक्टिक अम्ल से उत्पन्न होने वाली जो अम्लीय प्रकृति है उसको बेकिंग सोडा उदासीन कर देता है, खत्म कर देता है अम्लीय प्रकृति, अतः दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है, ओके। उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने नोट्स बहुत ही प्यारे प्यारे से बनाइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें नोट्स की रिक्वायरमेंट्स अलग से है, हमें
टेलीग्राम पर चैनल बनाना चाहिए, उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कराने चाहिए। वैसे तो हम यहाँ पर आपको पूरा लिख के दे रहे हैं, ठीक है ना, फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं हमें टेलीग्राम में पूरे ऐसे ही नोट्स लिखे मिल जाएं, हम पीडीएफ निकलवा सकें, हम हाथ से ना लिखें। ऐसा अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम टेलीग्राम का लिंक बनाएंगे, चैनल बनाएंगे, ठीक है ना। चैनल बना के आपका क्या करेंगे, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन होइए और फिर हम उसमें क्या कर देंगे, सारे के सारे पीडीएफ नोट्स के अवेलेबल करवा देंगे। ओके, तो अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए। ऐसी गैर की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।